हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे जो 1962 का चीन से युद्ध हुआ था। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और टोटल हिस्ट्री बताऊंगा। पूरा ये कैसे सीक्वेंस शुरू होता है और कहाँ पे जाके युद्ध का रूप ले लेता है। फिर और इसमें ये भी मैं आपको बताऊंगा कि युद्ध में हारने का कारण क्या था। तो बिल्कुल ये टाइमलाइन होगा और इसमें देखेंगे कि 80,000 लगभग चीन के सैनिक भाग लिए थे, लगभग 20 से 22,000 भारतीय सैनिक थे, जिसमें कि लगभग मान के चलिए कि 1400 जो सैनिक थे। तो देखेंगे कि वो मतलब कि हमारे युद्ध में मतलब शहीद हो गए थे। और फिर चीन के देखेंगे कि लगभग की 750 सैनिक वहाँ पे उसकी मृत्यु हुई थी, उसके सैनिकों की 1600-1700 बोलता है घायल हुए थे। और यहाँ पे हमारे 4000 सैनिक को बंदी बना लिया गया था, जो कि बाद में छोड़ दिया गया, आपको देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे लगभग हमारे 1600 सैनिक जो थे ये लापता हो गए थे। मतलब जो उसमें बहुत बार ये भी बोला गया है लीडरों द्वारा कि वो भाग गए थे, लेकिन जब मतलब वहाँ पे बाद में जब सैनिक पहुंची तो देखी कि वो मतलब बर्फ में ऐसे मर गए हैं। वहाँ पे बर्फ के वजह से लड़ते लड़ते मर गए थे, आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा भारतीय सेना की जो वीरता है उस पर सवाल उठाया गया था। लेकिन बहुत वीर थे वो लोग, हटे नहीं थे पीछे। देखेंगे कि गोली नहीं थी, बंदूक में गोली नहीं थी, तो उसके कुंदे से बंदूक के लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने पीछा और फिर हार नहीं माना। आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे खाना सप्लाई नहीं हो पा रही थी, जो टेंट होते थे वो सप्लाई नहीं हो पा रही थी। भारतीय सैनिक के पास जैकेट नहीं थे, जो देखेंगे ठंडी इलाकों में जैकेट की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे सैनिक आप देखेंगे ठंड के वजह से वहाँ पे उनकी जो है तो शहीदी हो गई, ये आपको देखने को मिला था। तो ये टोटल युद्ध मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो देखेंगे बॉर्डर इशू, तो बॉर्डर इशू बहुत पहले से था, समझिए। ओपियम वॉर होता है, देखेंगे उस टाइम फिर तिब्बत पे भी इन्होंने कब्जा करने के लिए वहाँ पे तिब्बत से फिर देखेंगे वहाँ पे मैकमोहन रेखा का वहाँ पे निर्धारण किया गया ब्रिटिश से। लेकिन ब्रिटिश टाइम में देखेंगे चीन का इतना दम नहीं था कि वो उसके सामने बोल भी सके। कितना ओपियम युद्ध में हराया गया, कभी भी मतलब कि समझिए चीन बोल नहीं पाता था। लेकिन वहाँ पे देखेंगे जैसे आज़ाद होते हैं हम, तो फिर वहाँ पे अटैक कर देता है। अब क्योंकि अब हमारे पास उतना, ये भी बोला जाता है कि पॉलिटिकल लीडर जान नहीं पाए, चाहे जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बता नहीं पाई, इस वजह से पता ही नहीं चला। तो फिर वहाँ पे हम कुछ कर क्या पाएंगे, समझिए। छिप के वो युद्ध की घोषणा कर देता है, एक बैग आ जाता है। देखेंगे अरुणाचल प्रदेश वाला जो नेफा इलाका रहता है, देखेंगे अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा बोला जाता था, तो उस पर लगभग 4 दिनों में ही कब्जा कर लेता है। 4 दिनों में कब्जा कर लेता है और फिर 1 महीना 1 दिन तक ये युद्ध चलती है। फिर देखेंगे एक बैग सीज फायर का यहाँ पे घोषणा करता है और वो पीछे चला जाता है पूरी तरह से, आपको देखने को मिलेगा। तो ये टाइमलाइन अगर आप देखेंगे तो ये फिर होता कैसे है, देखेंगे ये सिंजियांग जो प्रांत रहता है उस पे मतलब कि कब्जा करता है, अपना सिंजियांग प्रांत बनाता है उधर से। और इधर से जो रहता है समझिए कि तिब्बत पे अटैक कर देता है। तिब्बत पे अटैक करता है तो तिब्बत को भी कब्जा कर लेता है। जैसे चीन पे वहाँ पे क्रांति आती है और चीन इंडिपेंडेंट हुआ रहता है, तो तिब्बत पे कब्जा करता है। फिर सिंजियांग प्रांत पे कब्जा करता है और सिंजियांग प्रांत उधर ही लद्दाख है, देखेंगे आपको मिलेगा। तो लद्दाख पे भी उसके बाद धीरे धीरे, पहले तो नहीं बोलता है, फिर धीरे धीरे देखेंगे कि पहले तिब्बत पे हम जैसे वहाँ पे अटैक करता है तो हम मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं वहाँ पे शुरू में। देखेंगे 1954 में फिर देखेंगे कि भारत का समझौता होता है, जैसे पंचशील समझौता वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे होता है। तो फिर हम मतलब कि तिब्बत पे उसको सपोर्ट कर देते हैं कि चलो तिब्बत तुम्हारा ऐसा। और तिब्बत में फिर बहुत बेरहमी से जो लोग थे वहाँ पे उसको दबाया जाता था, लोगों को मारा जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखेंगे कि क्रांति हो रहा था। लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा इसके प्रति क्रांति, मतलब कि लोग मतलब जो थे ये समझिए कि नहीं चाहते थे इसके शासन। तो फिर हम शुरू में तो सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन पंचशील जैसे समझौता होता है मतलब चीन और फिर इंडिया में, तब वहाँ से हम इसको सपोर्ट करने लगते हैं। और कुछ दिन बाद ही आपको देखने को मिलेगा, कुछ दिन बाद ही अपना शुरू करता है वहाँ पे जो साम्राज्यवादी विस्तार है, अपने मैप जारी करता है। मैप जारी करता है तो कभी देखेंगे लद्दाख का हिस्सा, पूरी तरह से अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा जो रहता है अपने में दिखाता है, अपने मैप में दिखाता है। फिर वहाँ पे एक देखेंगे कि तिब्बत से लेके जो सिंजियांग इसका प्रांत रहता है, तो वहाँ पे रोड भी बना देता है, रोड बनाता है। इस आपको देखने को मिलेगा 1954 में, लेकिन हमें पता चलता है 1959 में। तो उस टाइम वहाँ पे सैनिक नहीं रहते थे, बॉर्डर वाले इलाकों पे हम सैनिक नहीं रखते थे, आपको देखने को मिलेगा। तो सैनिक नहीं रखा जाता था वहाँ पे, क्योंकि बॉर्डर एरिया पे रोड भी नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर तो था ही नहीं, रोड नहीं था। और उसके बाद वहाँ पे इतना ठंड, मतलब कि आज जो सैनिक रहते हैं वहाँ पे उस टाइम सैनिक नहीं रखा जा सकता था। फिर वहाँ पे सैनिक तो पता बाद में, बहुत बाद में हमें पता चलता है। फिर अब हम मतलब इस पे ऐतराज़ जाहिर करते हैं। और झाओ एन लाइन उस टाइम देखेंगे राष्ट्रपति वहाँ के रहते हैं। तो ये फिर उस टाइम देखेंगे कि भारत आते हैं, भारत आते हैं तो फिर मतलब कि अब बोलते हैं कि तुम यहाँ पे जो है ये अरुणाचल वाला जो इलाका है हम छोड़ देंगे, लद्दाख वाला इलाका जो है ये पूरी तरह से हमें दे दो। तो यहाँ पे जो नेहरू जी रहते हैं बिल्कुल मतलब पूरी तरह से ठुकरा देते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद वहाँ पे देखेंगे तिब्बत में तो चल ही रहा था, फिर दंगा फसाद, वहाँ पे जो जनता थी वो वहाँ पे विद्रोह कर रही थी। तो होता क्या है कि दलाई लामा रहते हैं,
दलाई लामा वहाँ के देखेंगे प्रमुख रहते हैं, समझिए कि लीडर आप समझ सकते हैं, वो रहते हैं, वो आ जाते हैं भाग के, समझिए अपने अनुयायियों के साथ इंडिया में। और फिर यहाँ पे अब चीन को मतलब क्या लगता है कि इंडिया हवा दे रहा है, यहाँ पे जो समझिए कि उग्रवादी हैं तो उनको हवा दे रहा है कि चाइना के खिलाफ यहाँ पे क्रांति करने के लिए। फिर ये सब होता है और छिटपिट जो झड़पें रहती हैं ये शुरू हो जाता है। जैसे कि अभी झड़पें आप देख रहे हैं कुछ होते रहता है बॉर्डर पे चीन और फिर भारत में, तो वो झड़प देखेंगे 1959 से ही जारी हो जाता है और जारी होता है। फिर देखेंगे एक बैग वहाँ पे 1962 में वो अटैक कर देता है, इंडिया पे अटैक करता है, तो फिर युद्ध शुरू हो जाती है। इंडिया को पता ही नहीं रहता है, नेहरू तो बिल्कुल अचंभव नेहरू जी रहते हैं जो अचंभव खा जाते हैं कि मतलब ये कभी अटैक भी करेगा, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था अटैक करेगा। सिक्योरिटी काउंसिल में हमने उसको सपोर्ट किया, सबसे पहले जो चीन स्वतंत्र होता है तो सबसे पहले गणराज्य का दर्जा दिया, सब कुछ दिया, मतलब चीनी हिंदी चीनी भाई भाई का वहाँ पे बहुत नारा प्रचलित हुआ, लेकिन फिर अटैक कर देता है। अटैक करता है तो बहुत हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, आपको देखने को मिलेगा। और लगभग समझिए कि 4 दिन में पूरा अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख वाला इलाका है उस पे कब्जा कर लेता है। फिर वहाँ पे अब बात शुरू हो जाती है, बात शुरू होती है तो फिर यहाँ पे अब एक सुझाव आके देता है, देखने को मिलेगा। सुझाव देता है क्या कि मतलब नेहरू जी से कि तुम अब 60 किलोमीटर अंदर आ गया रहता है और फिर बोलता है कि 20 किलोमीटर और पीछे चले जाओ तो फिर यहाँ पे युद्ध बंद हो जाएगा। अब एक तो 60 किलोमीटर पहले से आ गए हैं और फिर बोल रहा है कि 20 किलोमीटर और, तो यहाँ पे पूरी तरह से ये ठुकरा देते हैं इस प्रस्ताव को नेहरू जी जो रहते हैं। फिर युद्ध शुरू हो जाता है, फिर युद्ध शुरू होता है और एक बैग देखेंगे एक दिन मतलब कि युद्ध विराम की घोषणा कर देता है और युद्ध विराम नहीं, अब यहाँ पे सीज फायर कर देता है देखेंगे और पीछे हट जाता है, यहाँ पे पीछे हट जाता है पूरी तरह से। तो अब इस पे भी बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, अगर आप देखना चाहें क्यों पीछे हट जाता है और युद्ध का कारण क्या क्या था आपको देखने को मिलेगा, तो ये सब भी आपको पता चल जाएगा। मतलब कि ये समझिए जैसे वहाँ पे मतलब ये छिटपुट झड़पें शुरू हो जाती हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी थी तो एक सुझाव देती है गवर्नमेंट को, फॉरवर्ड पॉलिसी के नाम से आप जानते हैं, ये शुरू की जाती है। इसके तहत मैकमोहन रेखा जो था भारत और चीन का, इसके आसपास सैनिक भेजने का मतलब सुझाव दिया जाता है। सुझाव दिया जाता है तो फिर चीन को लगता है अब जब सैनिक भेज देगा यहाँ पे तो हम तो कब्जा कर नहीं सकते, तो फिर वो अटैक कर देता है। तो ये भी बोला जाता है ये जो फॉरवर्ड पॉलिसी था इसको तोड़ने के लिए भी वो युद्ध की घोषणा करता है। और उस टाइम देखेंगे चाइना में बहुत सारा मुद्दा भी चल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे विद्रोह भी हो रहे थे, देखेंगे जनता त्रस्त थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो उन सब से भी बोला जाता है ध्यान भटकाने के लिए युद्ध करता है। और फिर युद्ध के कारण में अगर आपको देखने को मिले तो ये भी बताया जाता है कि उस टाइम ये मतलब दिखाना चाहता था कि जो बॉर्डर इशू है तो उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जो हमारा इलाका है वो हम लेके रहेंगे, मतलब वो जो अपने इलाके को मानता था। तो इन सब के वजह से देखेंगे वो युद्ध की घोषणा कर देता है और बोला जाता है बाद में मतलब वो चला जाता है। तो अब चला भी जाता है तो इसके पीछे भी बहुत सारे तर्क बताए जाते हैं कि आखिर में युद्ध से वो क्यों चला जाता है। तो अब वो अलग ही है टॉपिक, तो वो आप टॉपिक देख सकते हैं, मैंने बनाया है कि फिर वो पीछे क्यों चला जाता है, तो उस पर देख सकते हैं। तो अब देखेंगे युद्ध में हारने का कारण यहाँ पे बताया जाता है कि इंडिया जो थी तो एयरफोर्स का यूज नहीं करती है। तो पहले मतलब एयरफोर्स का सुझाव दिया गया, वो गवर्नमेंट तो इतना समझिए पता ही होगा उसको, सुझाव दिया गया तो यहाँ पे बोला गया कि अगर एयरफोर्स का यूज होता है यहाँ पे तो युद्ध जो है ये बड़ा रूप ले सकता है। तो बड़ा रूप लेता भी तो लेता, अब क्या मतलब उतना समझिए हमारे सैनिक वहाँ पे शहीद हो चुके हैं और जो फिर इतना इलाका है कब्जा कर लिया है, तो अब जो होता तो होता, हमें एयरफोर्स का यूज करना चाहिए था। और उस टाइम ये बताया जाता था कि उसकी एयरफोर्स जो थी इतना मजबूत नहीं थी भारत के खिलाफ, देखेंगे भारत की एयरफोर्स उसके खिलाफ बहुत मजबूत थी, अगर आपको देखने को मिलेगा। तो बोला जाता है एयरफोर्स का यूज करना चाहिए था कि जो कि हम नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है। और एक कारण ये भी बताया जाता है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो बिल्कुल फेल हो जाती है, तो यूज़ का हम तैयारी कर ही नहीं पाते और बिल्कुल वो प्रिपेयर करके आता है, देखेंगे 80,000 सैनिक लेके आता है, हमारे 20,000 ही सैनिक लड़ते हैं। तो पता रहता तो हम भी 80,000 सैनिक को भेजते, वहाँ पे युद्ध बिल्कुल कांटे का होता और वो हारता, बिल्कुल पक्का था वो हारता। तो ये चीज़ें होती तो समझिए इंटेलिजेंस एजेंसी यहाँ पे फेल हो जाती है, नेता भी समझिए सही से भाप नहीं पाते हैं, शुरू से ही सोच के चलते हैं कि युद्ध तो कभी होगा ही नहीं चाइना से, जो कि युद्ध होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखेंगे छिटपुट जो झड़पें थी तो वो देखेंगे 1959 से ही चालू हो जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो सरकार थी उसका आँख नहीं खुलता है, मतलब उसको मॉडर्नाइज करना चाहिए था, मतलब सैनिक तो भेजना ही चाहिए था कम से कम बॉर्डर वाले इलाकों पे, तो फिर बॉर्डर वाले इलाकों पे सैनिक भी नहीं भेजा जाता है। और सैनिकों के पास हथियार की कमी थी, खाने तक की नहीं थी, टेंट नहीं थी, वहाँ तो बिल्कुल कनेक्शन ही टूट गया था, जो सैनिक गए थे तो उनसे तो बात ही नहीं हो रहा था,
वो अपने लड़ रहे थे जैसे लड़ रहे थे। और पहले तो ऐसा था, रोड नहीं बनाया जाता था। रोड इस वजह से नहीं बनाया जाता था कि मतलब उसी रोड से कहीं चीनी जो सैनिक है वो भारत में एंटर ना कर जाए। अब इतना रोड बनाया जा रहा है दोनों तरफ, उस टाइम रोड वगैरह भी नहीं बनाया जाता था। तो सैनिक वो लोग भाप नहीं पाते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी फेल हो जाती है पूरी तरह से। हम अपना सैनिक को भी नहीं उतारते, मतलब जो एयरफोर्स है उसको भी नहीं उतारते। आपको देखने को मिलेगा सैनिकों को साजो सामान नहीं मिल पाती है। तो इन सब की वजह से हम युद्ध हार जाते हैं, यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये टोटल कारण रहता है, और युद्ध हारने का कारण और कारण फिर क्या था अटैक करने का, ये सब। और बिल्कुल ये सीक्वेंस है, समझिए सीक्वेंस आपने जान लिया। और वीडियो भी बहुत सारा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो चाइना पे आपको बहुत सारी नॉलेज हो सकती है यहाँ पे। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट।